नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज चर्चा करेंगे एनआईए। आज की तारीख में एनआईए की चर्चा बड़ी प्रासंगिक है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये एजेंसी देश में जो भी आतंकी वारदात होते हैं उनकी जांच करती है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, सिर्फ एक स्केच बना है, मतलब 3 आतंकियों के स्केच बने हैं। वो भी प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से जो इनपुट्स मिले, उनके शक्ल सूरत ढांचा उसी हिसाब से बना है। बाकी कोई इनपुट नहीं है, हाथ खाली है। मोदी जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, बिहार पहुंच चुके हैं, मंच पर विराजमान है। लेकिन उस बीच एक ऐसी खबर जो आतंकवाद को धर्म से जोड़ने पर आज बहुत करारा प्रहार कर रही है। और गोदी मीडिया जो पिछले 24 घंटे से चीख चीख करके हिंदू मुसलमान करवा रही है कि हिंदू और मुसलमान पूछ करके मारा गया, उनके गाल पर करारा तमाचा ये खबर मार। साध्वी प्रज्ञा का नाम आप सबने सुना हो, संसद भवन को भी सुशोभित कर चुकी है। मोदी जी भोपाल से जिता करके लाए थे साध्वी प्रज्ञा। एनआईए जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसने साध्वी प्रज्ञा पर एक बार पकड़ ढीली कर दी थी। उन्हें जमानत मिली, पकड़ ढीली हुई, तमाम ऐसी थ्योरीज आई कि साध्वी प्रज्ञा को फंसा करके हिंदुत्व को बदनाम किया गया। साध्वी प्रज्ञा का आतंक से कोई लेना देना नहीं। आतंक के वारदात में उसी एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को फांसी की सजा देने की मांग की है। ये खबर आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर है। और बाकायदा उसमें है कि उन्होंने हिंदुत्व की कट्टर विचारधारा की आड़ में आतंक फैलाया है। पूरी डिटेल हम समझेंगे इस खबर पर, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी खबर है। जब मधुबनी में बैठे हैं, मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज चर्चा होनी चाहिए। और चैनलों पर यह खबर दबा दी गई है। यह खबर पुरानी हो चुकी है, करीब करीब 14-15 घंटे ऊपर हो, 14-15 घंटे पूरी टाइमलाइन हमने निकाली। 14-15 घंटे से खबर दबी है, जब हिंदुओं का नाम पूछ के गोली मारा आतंकियों ने और हिंदू और मुसलमान करवा रहे थे। तो हिंदुत्व की आड़ में आतंक फैलाने की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को फांसी देने की मांग राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की है। ये खबर क्यों दबाई गई? भाव को जोड़िए चर्चा में, फटाफट जोड़िए। भाव स्वागत है। पहले खबर दिखा देते हैं, नहीं तो सब कहेंगे कि ये खबर आप ही को पता चली। ऐसे ऐसे है ढपोल शंख, क्यों कहते हैं आप ही को पता चले और किसी को नहीं पता चले। दिखाइए खबर, दिखाइए। ये देखिए लाइव हिंदुस्तान यूट्यूब। मालेगांव ब्लास्ट केस, एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 आरोपियों के लिए मांगी सजाए मौत। उसके नीचे देखिए दैनिक भास्कर, प्रज्ञा को मौत की सजा दी जाए, एनआईए कोर्ट में पेश की 1500 पन्नों की दलील, 8 मई को आएगा फैसला। आगे दिखाइए, दिखाइए। हाँ, लाइव दैनिक, मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 के लिए एनआईए ने फांसी की सजा मांगी, 8 मई को आएगा फैसला। जी न्यूज, मालेगांव ब्लास्ट केस, एनआईए ने की साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों के लिए फांसी की मांग। इसमें कोई अखबार जी हो, लाइव हिंदुस्तान हो, लाइव लॉ हिंदी, मालेगांव बम विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर को मौत की सजा दी जाए, ये जितनी खबरें हमने आपको दिखाई, ये कोई पाकिस्तान बांग्लादेश के जो है न्यूज एजेंसियां या मीडिया हाउस नहीं है। ये हमारे देश की राष्ट्रवादी जो मीडिया ताकतें हैं वही हैं। लेकिन ये खबर भाऊ, ये खबर सबसे पहले आप निकाल के लाए कि इस पर करना चाहिए, नहीं तो ये खबर, इस पे तो हम दिन रात खबर में रहते हैं, लेकिन हमारी आंखों में नहीं आई थी खबर। ऐसे दबी हुई खबर है ये। आप म्यूट है भाऊ। आशीष भाई, ये खबर भी अशोक पांडे ने मुझसे बात की और पूछा कि ये क्या हो रहा है। हाँ, ये कैसा हो रहा है। हाँ, बड़ा गजब का यू टर्न है, इसके क्या एंगल्स हो सकते हैं। अब हम पहले लोग भूल गए होंगे क्योंकि बहुत पुराना केस है ये मालेगांव ब्लास्ट केस। ये 29 सितंबर है ना, 29 हाँ, सितंबर 2008 का है।
ऐसा ही रमजान का महीना था और एक मस्जिद के सामने, मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में विस्फोटक रखे गए थे। बम ब्लास्ट हुआ, 6 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। जब इन्वेस्टिगेशन करने में पता पड़ा कि वो जो मोटरसाइकिल है वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पे है। देवास से कुछ लोग पकड़े गए थे मध्य प्रदेश के। तो साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहिलकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी। अब इसमें बहुत सारे लोग मराठी भी हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। उन्होंने इन लोगों को ऊपर साजिश करने की बात हुई। अब एनआईए पे आते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब एनआईए ने, मतलब ये करकरे करके एक पुलिस ऑफिसर थे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्होंने इनको सबको रोपिन किया। फिर एक हमारे यहाँ बड़े आईपीएस ऑफिसर थे, सिंह साहब, जो बाद में बीजेपी के पाले में जाके मंत्री भी बने। उन्होंने हाँ, ये शब्द कहा था कि ये हिंदू आतंक है, हिंदू हाँ, आतंकवादी है। उन्होंने ये हाँ जी, शब्द दिया था, हिंदू आतंकवादी, इस केस में। अब उसके बाद वो भाजपाई हो गए, हिंदुत्व का चोला चढ़ गया और मंत्री भी बन गए। देखो क्या होता है, जब आप पुलिस में हो तो आधा माल काटते हो तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको सत्ता पक्ष के साथ रहना होता है। नहीं तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब आके उठा के ले जाता है जो आपने इतनी मेहनत से, मतलब लोगों के खून पसीने की कमाई है जो आपने खाई, तो वो इसी के ही हो सकता है। अब जब ये शुरुआत में केस बना तो बार बार संघ और भाजपा, खासकर संघ, बहुत पूर्ण रूप से इस केस के पीछे खड़ा था और उन्होंने ये साध्वी, कर्नल पुरोहित और मेजर, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम किया। और वो कहा कि ये कांग्रेस सरकारें जो है ये बदले की भावना से कर रही, ये कांग्रेस की सरकारी कर रही। उसके बाद ये जमानत पे निकले लोग। और एनआईए ने कई बार कहा है कोर्ट में कि वो मजबूत सबूत नहीं मिल पा रहे हैं जिनको हम इनको आरोपी कहें, सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। ये बात कही, करीब करीब उन्होंने, मुझे लगता है कि 323 गवाह को स्क्रूटिनाइज किया। उसमें से 32 गवाह तो हॉस्टाइल हो गए दबाव में आके। ये सारा काम वो कर रहे थे। इसी बीच वो जो प्रज्ञा जी जो थी साध्वी, एकाएक दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल से उतारी गई। साध्वी जी चुनाव जीत गई क्योंकि साध्वी जी को आरोप लगाया कि उनको जेल में बड़ी प्रताड़ना हुई, वो अभी चल नहीं सकती और व्हील चेयर पे है, वो तो बाकायदा जमानत पे थी। बाद में साध्वी जी के फुटबॉल खेलते हुए सोशल मीडिया पे फोटो आने लगे, लेकिन तब तक सांसद बन चुकी थी। अब वो जब सांसद बनी तो फिर वो ओरिजिनल हिंदुत्व का एजेंडा सामने आया, जब पार्लियामेंट के अंदर सदन में उन्होंने नथुराम गोडसे को अपना रोल मॉडल बताया। और फिर नथुराम गोडसे को बताने के बाद भाजपा भी थोड़ी सी सदमे में आ गई, क्योंकि महात्मा गांधी को तो ये अपना बल्कि बेच रहे हैं सब। अभी एक नया एटीएम उन्होंने खोल दिया था महात्मा गांधी के नाम का, जहां से कुछ वोट मिले। लेकिन अब गांधी के हत्यारों को ही कोई मेहमान वंदन करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने, बस जो बहुत, प्रधानमंत्री जी को बहुत पीड़ा हुई मोदी जी, और उन्होंने कहा कि आज मेरे दिल में बहुत दर्द है, मैं इस चीज को कभी माफ नहीं कर सकता। वो अब क्योंकि 56 इंच का सीना है तो दिल बड़ा है, तो ऐसे दर्द कोने वोने में पड़े रहते हैं। वो दर्द कभी बाहर फूट के नहीं आया। वो दर्द, क्योंकि वो स्वयं अविनाशी है, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल है, सीधा ऊपर से आए। तो जैसे भगवान ने कंठ में विष धारण किया, वैसे वो सारी पीड़ा उन्होंने अपने दिल के अंदर धारण की और साध्वी अपनी जिंदगी आराम से जीती रही। अब ऐसा क्या हुआ, अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट 2024 में मिले, 2025 आते आते एनआईए को यह कहना पड़ा कि हम फांसी की सजा मांगते हैं और ये उस हत्याकांड के लिए दोषी है। 6 मासूम जाने गई है, उसके लिए 7 लोगों को उन्होंने फांसी की सजा मांगी। ठीक है। अब 8 मई को जज ए.के. लाहौटी जी के कोर्ट में यह फैसला होगा। 8 तारीख का हमें इंतजार रहेगा। सवाल यह है आशीष, अब ये एनआईए का यू टर्न क्यों? एनआईए का यू टर्न के कई मायने हैं। जो प्रथम दृष्टया जो मुझे समझ में आया खबर पढ़ने के बाद, वो ये आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी औकात दिखाने के लिए
दो गुजरातियों का ये दांव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पेच फंसा हुआ है, संघ अपनी जगह पे अड़ा हुआ है, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन चल रहा है नड्डा जी का, लेकिन नया अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो रहा है। अब मुझे लगता है कि एक बार फिर से किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता को पूछना पड़ेगा कि आपकी पार्टी में सदस्य कितने हैं। 143 करोड़ के देश में कहीं सदस्यों का आंकड़ा 200 करोड़ तो नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, उसमें समय लगता है। ये जेपी नड्डा को क्रेडिट देना पड़ेगा। उनके कार्यकाल में पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि अब अध्यक्ष का चयन ही नहीं हो रहा है। अमित शाह की अध्यक्षता में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जेपी नड्डा का चयन तो तुरंत हो गया था। उसके पहले अमित शाह अध्यक्ष तुरंत हो गए थे, राजनाथ सिंह यूं हो गए थे, गडकरी यूं हो गए थे, वेंकैया नायडू यूं हो गए थे। तब भी बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, तब भी पार्टी बड़ी होगी ना, तभी तो सत्ता में थी। अब क्या हो गया? तो क्या ये संघ को इंडिकेशन है? हमारे हाथ में सत्ता है और सत्ता के मायने क्या है? ये तुम्हारे जो लोग हैं, पुरोहित, कर्नल पुरोहित से लेकर साध्वी तक, टांग देंगे हम। चावल पका देखने के लिए पूरा चावल दबा के नहीं देखना पड़ता, चावल के एक दाना दबाने से समझ में आता है। ये कोई चावल का दाना दबा के बता तो नहीं रहे कि चावल पक गया। एक इंडिकेशन वो है। दूसरा इंडिकेशन, पीएमओ वर्सेस गृह मंत्रालय, इसका टकराव बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया है। और इसी टकराव की परिणति तो कहीं पहलगाम नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जेम्स बॉन्ड डोवाल साहब, वो तो इंटेलिजेंस इनपुट तो था, पहलगाम के नाम से था कि पहलगाम में भी हमले हो सकते हैं। क्या इसी इंटेलिजेंस इनपुट के चलते प्रधानमंत्री का कश्मीर का दौरा रद्द हुआ था? ये तो अलग विषय ही है पूरा भाव, ये पूरा अलग विषय है। आज प्रज्ञा तो अलग है, वो तो पूरा अलग है। उसमें मैं यही कह रहा हूं, मैंने नहीं। तो ये टकराव क्या पीएमओ से या डोवाल साहब से आया हुआ इनपुट गृह मंत्रालय ने दरकिनार कर दिया, क्योंकि इनकी टसल चल रही है। ये पीएमओ वर्सेस गृह मंत्रालय है, ये दो गुजरातियों के आपके अहम का टकराव है। ये हुआ आफ्टर मोदी की लड़ाई है कि संघ वर्सेस दो गुजराती, इनकी लड़ाई है। ये बहुत सारा कॉकटेल है, आपको एक एक दृष्टि से देखना होगा, तब जाके परत खुलेगी कि ये जो कल तक कह रही थी कि पर्याप्त सबूत नहीं है इनको गुनहगार मांगने के लिए, आज फांसी की सजा मांग रही है। वो जो 1500 पन्नों का जो चार्जशीट फाइल हुई है, उस 1500 पन्नों में क्या जुगाड़ कर दिया, इसका मतलब एनआईए के पास ये ऑलरेडी प्रूफ थे, लेकिन एनआईए केस को कमजोर कर रही थी। ऐसा तो कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसा 15 दिन में या एक साल में, ऐसा पिछले साल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2008 का केस है, हम 2024 में हैं, 16 साल पहले का केस है ये। क्या 17वें साल में ऐसा कुछ चीज मिली है कि जिसमें एकदम एक गुनहगार साबित हुए हैं? करकरे जो इनको गुनहगार कहता था वो तो दुनिया में नहीं है। हाँ। मुंबई हमले में ही वो मारे गए, तो तभी लग रहा था कि ये तो केस खत्म ही हो गया। ये करकरे जीवित होते तो करकरे लगातार सारे प्रूफ लेके बोल रहे थे कि इन्हीं लोगों ने किया वो तो, लेकिन तब चेन ही तोड़ दिया था, चेन ही तोड़ दिया था। लेकिन तब कांग्रेस की सरकार थी 2008 में, तो ये कांग्रेस की सरकार जबरन करवा रही है, संघ के लोगों को इन्वॉल्व कर रही है। ये सारा नरेशन गढ़ा गया था। साध्वी तो साध्वी है, अब प्रज्ञा जी को साध्वी कहे कि नहीं कहे ये भी हम लोगों को तय करना पड़ेगा। नहीं, साध्वी कहेंगे कि आतंकी कहेंगे भाऊ, इसमें अब आतंकी कहेंगे। एनआईए ने यदि अभी इसको फांसी की सजा मांगी है, तो प्रज्ञा आतंकी है। एनआईए के हिसाब से, हम विपक्ष के हिसाब से नहीं जा रहे हैं।
एनआईए का कोट अनकोट बता देता हूं, कोर्ट में क्या कहा। जो यूएपीए की धारा 16 है उसके तहत फांसी की सजा मांगी, और जो 32 गवाह आपने बताए मुकरे, उस पे क्या कहा, नए सबमिशन में तर्क दिया, बहिष्कृत गवाहों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, उनके देर से मुकरने से आरोपियों को कोई लाभ नहीं होना चाहिए, ये एनआईए कह रहा है। उसके अलावा मोटरसाइकिल की बात जो थी, जो आपने बताया, उस मोटरसाइकिल के बाद अदालत में दलील दी गई है कि कोई और तो हो ना हो, इनकी तो मोटरसाइकिल पकड़ी गई, इसके बाद इससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए। मोटरसाइकिल इनकी चोरी हुई, ये भी नहीं कह सकते ना कि चोरी हुई हमने एफआईआर करवाई, इनकी मोटरसाइकिल मिली है। इसमें मस्जिद के सामने विस्फोट में 6 मुसलमान मरे थे। बड़ा सवाल भाव यहाँ पे है, जिसकी आपने भी चर्चा की थी। एक तो 2014 के चुनाव में इस खबर को, इस जो है घटना को खूब बेचा गया कि सेफ्रॉन टेररिज्म, हिंदू आतंकवाद, ये शब्द कांग्रेस ने गढ़ा हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं यानी हिंदू आतंकी, ये शब्द गढ़ा गया, ये फेक था, फर्जी था। आज मोदी की एनआईए 11 साल बाद बता रही है कि कांग्रेस ने सही किया था, आप 11 साल इस देश की आंखों में धूल झोंके, पहली चीज। दूसरी, एनआईए अगर सजाए मौत यानी फांसी की सजा मांग रही है प्रज्ञा के लिए, और वो किसकी एजेंसी है, अभी तो प्रधानमंत्री नहीं बदला है, अभी तो मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह है, उनकी एजेंसी है। इस देश में एजेंसियों के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और हमारा आज हमको बहुत भरोसा हो गया है एनआईए पे। लोग कहेंगे अच्छा आज ही हुआ, तो हम कह रहे हैं आज ही हुआ, आज ही हो, मेरा भरोसा। एनआईए कह रही है कि फांसी की सजा दो, या आतंकी है। भाजपा ने उसको प्रोटेक्ट किया और टिकट देके संसद में बिठाया। अब इस देश की संसद कितनी सिक्योर है, भारतीय जनता पार्टी के रहते भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ के लिए आतंकी को भी बैठा सकती है। एनआईए, मैं फिर कर रहा हूं, हम तो एनआईए में पूरा विश्वास करते हैं। आतंकी को संसद में बिठा रहे हैं, एनआईए कह रही है वो आतंकी है। साध्वी के नाते तो फांसी की सजा नहीं मांग रही ना, आतंकी के नाते मांग रही ना। देखिए नथुराम गोडसे पहले आतंकी थे देश के, हाँ जिन्होंने बापू की हत्या की। हाँ। उस नथुराम गोडसे को जो रोल मॉडल माने संसद के पटल पर, वो कौन हो सकता है? आतंकी को रोल मॉडल मानने वाला आतंकी हो सकता है, तभी आतंकी घोषित हो गई थी। लेकिन ये हमें जो कह रहे हैं, ये परसेप्शन से कह रहे हैं, टेक्निकली उस पर मोहर लगाई है एनआईए ने। ये तो हम परसेप्शन से कह सकते हैं कि भाई चोर के साथ दोस्ती रखोगे तो चोरी कहलाओगे। एक आतंकी आपका रोल मॉडल है तो फिर आप भी आतंकी हो। लेकिन एनआईए ने अब फांसी की सजा मांग के ये मोहर लगा दी कि ये आतंकी है। तो क्या भाजपा 2013 से लेके 14 से लेके आज तक जो बेच रही थी वोट के लालच के लिए, क्या वो आतंकियों का नाम बेच रही थी? कई ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि भाई ये तो बड़ा गजब हुआ। मतलब मैं कई बीजेपी की महिला नेत्री से भी जब सांसद में जो सांसद जीत के आती थी, वो कहती थी कि आप बिल्कुल गलत हो अशोक जी। प्रज्ञा एक महिला है, आप जानते हो कितनी जाति की पुलिस ने, बेचारी उठ नहीं पा रही है, व्हील चेयर पे आती है, उसको इतनी उत्पीड़न की कि वो मरने के कगार पे। और प्रज्ञा जी उठ के फुटबॉल खेलती थी, सोशल मीडिया पे फुटबॉल, बाकी जगह व्हील चेयर। ये नौटंकी का मंचन हमेशा होता रहा, और हमेशा स्त्री, भगवा, साध्वी, इन शब्दों को इमोशनली बेचा गया। ये बेचते समय इन बेचने वालों को जरा भी लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई कि मालेगांव के मुसलमान कौन से पाकिस्तानी हैं, वो तो भारतीय हैं, मेरे देश के लोग हैं, वो वोट करते हैं, वो टैक्सेस देते हैं, उनका पास पासपोर्ट है भारतीय, आधार कार्ड है। वो मरे, क्यों मरे? क्या दोष है उनका?
क्या कोई अपने धर्म को मानने वाला अपने इबादत गृह में जाता है और इबादत करता है या पूजा करता है अपने पूजा स्थान पर जाके, तो क्या गुनाह हो गया? नहीं। आपको भाव। तो नवरात्र में नॉनवेज की दुकान ही नहीं चाहिए। हाँ। हाँ। आपको तो कावड़िया के समय मुसलमानों की दुकानों के आगे नाम चाहिए। हम्म। और रमजान के पवित्र महीने में आप उनका पूजा भी नहीं करने देते, वहां ब्लास्ट करते हैं और लोगों को मारते हैं। ये किस लिए? ये आतंक क्यों फैलाया जा रहा था? मैं उसी पे आखिरी में उसी पे हम आना चाह रहे थे जहां पे आप आए। देश में पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो गया, आतंक का धर्म बहुत जोर शोर से कई लोग पहचानने में लगे हैं। उनका नाम क्या ले, नाम उनका लेंगे तो जुबान खराब हो जाएगी। ये जितनी एंकरानियां हैं और सिक्योरिटी में घूमते हैं, कोई 2 सिपाही ले घूम रहा है, कोई वाई और जेड ले घूम रहा है, सब सिक्योरिटी में घूम रहे हैं ये जुट्टे। इनको मैं एक स्क्रीनशॉट लाइए भास्कर का, भास्कर। चलो भाई बहस कर लो धर्म आधारित आतंकवाद पे। जब धर्म आधारित आतंकवाद चाह रहे हो, पहला पैरा जो है उसमें है कि जज एके लाहौटी 8 मई को फैसला सुनाएंगे, भाव ने बता दिया। उसके नीचे देखिए, प्रज्ञा ठाकुर पर धमाके की साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, स्वामी दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी पर अब देखिए हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी एक व्यापक साजिश के तहत विस्फोट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप है। साफ साफ लिखा है। अब इसमें कहीं की फपट नहीं है, हिंदुत्व भी बहुत सही लिखा है, मतलब बिंदी मात्रा सब सही जगह। इसको 5-7 सेकंड अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीन पर हम रोक दे, गौर से देख लीजिए। निवेदन है, ये जितने अलग अलग इस देश में राष्ट्रवाद फैलाने में लगे हुए मीडिया हाउस है, वो भी गौर से देखें। और अगर उनमें रत्ती भर लाज शर्म है तो इस खबर को दिखाएं। रत्ती भर लाज शर्म है, हालांकि है नहीं, ये मुझे यकीन है पूरी तरह से। हटा दी, हटा दी। हिंदुत्व की विचारधारा साफ लिखा है, हिंदुत्व की विचारधारा पर चलते हुए ये साजिश रची, विस्फोट किया, जाने ली, 6 मुसलमानों को मारा। अगर धर्म और आतंकवाद दोनों को जोड़ करके चर्चा करनी है तो फिर समानांतर करना होगा हिंदू आतंकवाद बनाम मुस्लिम आतंकवाद। कर लो ना चर्चा, कर लो चर्चा। बहुत कड़वा हो सकता है, लोगों को कहे कि अरे ये तो देशद्रोही हो गया, लेकिन मैं करूं क्यों? हिंदू आतंकवाद, अगर अगर हिंदू आतंकवाद होगा, हिंदुत्व की विचारधारा पर जान ली जाएगी, आतंक फैलाया जाएगा, तो उसके लिए क्या संवैधानिक संशोधन करके उसको वैध ठहरा दिया जाएगा क्या भाव? नहीं, सवाल ये है, हम मानते हैं कि आतंकवाद को धर्म नहीं होता और हर धर्म में आतंकवादी होते हैं। हाँ, हर धर्म में कट्टरपंथी होते हैं। उन चंद एक साध्वी आतंकी हो तो मेरा धर्म पूरा आतंकी नहीं है। चंद मुसलमान आतंकी हो तो पूरा मुसलमान समुदाय आतंकी नहीं है। चंद सरदार सिख लोग खलिस्तानवादी हो तो पूरा मेरा सरदार कौम मेरी जो अपने वॉरियर के लिए जानी जाती है, जिसने देश के लिए जाने दी, और आज भी यदि सेना में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो अतुलनीय है, तो मैं उन्हें खलिस्तानी और अगलावादी नहीं कह सकता। कोई भी नॉर्थ ईस्ट का आदमी देख के चीनी नहीं कह सकता उसको। अरुणाचल प्रदेश में भी मेरे भाई रहते हैं, वहां पे भी मेरे भाई और बहनें हैं। चीन जैसे देखिए, जब नाक होगी तो चीनी हो गया। ये जो ब्लैंकेट, जो कारपेट बॉम्बिंग हो ना करते हैं ये लोग, हिंदुओं को पूछा, अरे पाकिस्तान चाहता था ये करे, दंगे हो। और ये जो बार बार हिंदू पूछ के मारा ये जो नरेशन चला रहे हैं, ये पाकिस्तान के मंसूबों को भारत में साबित करने के लिए एजेंट है उनके ये। जो पाकिस्तानी मंसूबों को यहां कामयाब करवाना चाहते हैं, वो खबरें नहीं दिखाएंगे। वहां तो सारे ही मुसलमान थे, रेडी वाले मुसलमान, घोड़े वाले मुसलमान। किसने भाई जख्मियों को बचाया? वहां तो ना सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के नाम से कुत्ता। हमारे, आप भी जानते हैं अशोक भटनागर जी को, उनकी बेटी एक दिन पहले पहलगाम से आ गई, एक दिन पहले हमले के।
वो पूरा परिवार शॉक में है कि यदि एक दिन लेट होता हमारा कार्यक्रम तो हम में से भी कोई शहीद मर जाता। जब उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि चाचा क्या बताएं आपको, अब पूरे एरिया में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सिर्फ 3 लोग रास्ते में मिले हमको, वो भी टूरिज्म वाले थे, एक चौकी नुमा कुछ था, और वहां पे 3 लोग हमको ये पूछ रहे थे कि आपसे कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है, आप टूरिस्ट है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे एक कुछ भी नहीं था, इनपुट आने के बाद नहीं था। तो वहां तो सारे मुस्लिम ही थे, उसमें एक कर्नाटक का परिवार मुस्लिम मारा गया, आतंकियों ने शायद पूछा ही नहीं उनको तो मुस्लिम है क्या। एक मुस्लिम घोड़े वाला बेचारा वो आतंकियों से लड़ने गया, बताओ। सारे टूरिस्ट हिंदू वहां पे, मतलब आप एवरेज लेके जाइए तो जम्मू कश्मीर में कितने मुस्लिम टूरिस्ट जाते होंगे, नहीं के बराबर। वहां के मुसलमान तो हंसते हैं, सारे हिंदू वहां पे टूरिस्ट जाते हैं। उनको कौन बचाता है, कितने लोगों को बचाया गया, कितने जख्मियों को लेके गया, और जख्मियों की तरह इंटरव्यू तो देखिए। ये चैनल वाले जो नफरत फैलाना चाहते हैं वो जैसा आपने वो दिखाया आज तक वाला कि एकदम ब्रेकिंग न्यूज करके म्यूजिक बता दिया और उसकी आवाज दबा दी। वैसे एक चैनल की मोहतरमा वहां लाल चौक पे पूछती है, वो कहते हैं कि भाई साहब आप जानते नहीं है कश्मीर पूरा बंद है, कश्मीर आज आहत है, जो हमला हुआ है वो हिंदुओं पे नहीं कश्मीर पे हुआ है। लेकिन मोहतरमा बार बार करी कि हिंदू करके बोला, हिंदू करके बोला। तो उसने कहा आपको पता है कितने लोगों के वहां पे मुसलमानों की भी जान गई है। तो करी वो एक बोलती ही वो तो तो गई। 3-4 लोग मरे, वो तो 2-3 मरे हैं, लेकिन हिंदू मरे हैं, हिंदू। फिर यहां से कश्मीर पलायन हो गया, अरे लोगों ने दौड़ा दौड़ा दिया, पंडित का पलायन हो गया, पंडित आ गए, तुरंत शुरू हो गया, पंडित का पलायन हो गया। फिर जवाहरलाल नेहरू के टाइम जाओ, यूनाइटेड नेशन को बिठाया, जाओ और पीछे, क्योंकि आपका एक प्लान है कि भारत में आग लगे, आप चाहते हो कि गांव गांव दंगे भड़के और पाकिस्तान खुशियां मनाए। जो पाकिस्तान की खुशियों के लिए यहां काम करते होंगे वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, हम बोलते हैं। एजेंट नहीं भाऊ, दुनिया की पहली सरकार, दुनिया की पहली सरकार है जिस सरकार में, भारत नहीं दुनिया, जिस सरकार में कुछ भी आपदा आ जाए वो सरकार जिम्मेदार नहीं होती है, बाकी सभी। दुनिया में ऐसी अनोखी सरकार आज तक अनोखी किसी सरकार है। भी, वो जंगल में हो, सिविलाइज सोसाइटी में हो, कहीं भी हो, आज तक ऐसा कोई प्रशासन, कोई सरकार नहीं है जिसके राज्य में कुछ भी दुर्घटना आपदा आवे, महामारी आवे, वो क्लीन चिट उसको मिल जाए, क्लीन चिट, बाकी सब 300-400 साल पहले की जिम्मेदारी हो जाए। वहीं पर ये आपने कहा जो ऐसे बीड की एक जाधव, पूजा, शायद पूजा जाधव नाम की, मैंने उसकी क्लिप चलाई कल एक कार्यक्रम में। पूजा ने कहा कि मेरा मुस्लिम ड्राइवर था, उसने कहा जब हम घबराने लगे और यहाँ पर सिम काम करता नहीं, सबको पता जो कश्मीर गए कि वहां पे अलग सिम लेना पड़ता है, पोस्ट पेड और उस सबका, मतलब ये वाला चलता है। कहा घर में परेशान, कॉल नहीं लग रही। अब ड्राइवर मेरा मुसलमान ड्राइवर, उसने कहा मैडम मैं मर जाऊंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, एक खरोच नहीं आने दूंगा मैडम। वो तब उस गुस्से में वो आकर के सामने उस मीडिया पर, गोदी मीडिया पर, पूजा जाधव, वो महिला लोगों भड़की, ने, ये नफरती टैक्सी गंदे वालों ने मीडिया। टैक्सी वालों ने इस हमले के बाद जो टैक्सी वाले जा रहे थे लेके सैलानियों को, उनको सेफ हाउस में पहुंचाया, पैसे नहीं लिए, हाँ, सबको सेफ पैसे हाउस नहीं दे दिया, लिए, अपने घरों में सेफ हाउस छिपाया। पहुंचाया, पैसे नहीं लिए। वो कह रहे थे कि हम जबरदस्ती पैसे देने लगे कि अरे तू मेरा भाई है, तूने मेरी जान बचाई। बोला नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कौन करता है? और ये एयरलाइन, यह है राष्ट्रीय एयरलाइन, 15,000 रुपए की टिकट 40,000 रुपए में बेच रहे हैं, और वो मुसलमान आपसे पैसा नहीं ले रहा है, और कहो पूछ पूछ के मारा। फिर भी गुनाह है, मुसलमान है। मैं वही बात कर रहा हूं कि आतंक हर धर्म में, अगर खाली एक एक धर्म विशेष का टाइटल लगा हुआ है या चस्पा है और वो आतंकी है तो पूरा धर्म आतंकी हो गया, तो फिर हिंदुत्व भी नहीं बचेगा, क्योंकि प्रज्ञा है, फिर कर्नल पुरोहित है उसमें, फिर कुलकर्णी है उसमें, फिर हिंदुत्व नहीं बचेगा, फिर हिंदुत्व पर भी आतंक का ठप्पा लग जाए।
लेकिन प्रज्ञा के आतंकी होने से हमारा हिंदुत्व तो नहीं आतंकी हो सकता है। वैसे ही ये भी किसी प्रज्ञा हिंदुत्व का झंडा लेने, हम उसको हिंदू नहीं मानते। हाँ, मेरे हिंदुत्व में हिंसा की जगह नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये देश बुद्ध का है, युद्ध का नहीं। बुद्ध के देश में बम ब्लास्ट कहां से आएगा? मेरा हिंदुत्व राम का है। आज बहुत सारे, मैं दर्शकों से कहूंगा, मिड डे मुद्दा है, हम हो सकता है भाव के साथ एक दो सौ और लेके आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज। ये इस दौर में इंपॉर्टेंट है, उस दौर को समझिए जब आपके सामने जो आपको बताने और दिखाने वाला है, जो तमाशा लगा के बैठा है, वो तमाशाई, आप और हम तमाशबीन हैं, वो तमाशाई आपको हिप्नोटाइज कर रहा है, आपके सामने झूठ परोस रहा है, झूठ परोस रहा है। और ये हिप्नोटाइज करने वाला जो आर्ट है ना, ये इस देश में बहुत बड़ा खतरा है। पंजाब में भी 3 दिन पहले एक महिला को एक आया बाबा हिप्नोटाइज किया, उसके शरीर पर जितना सोना चांदी था, गहना था, सब ले चला गया, कई लाख। ये इतना यहाँ भी हमारे यहाँ भी बहुत बाबा है जो हर 5 साल बाद आते हैं और जनता को हिप्नोटाइज करके, कभी धर्म के नाम से, कभी राम के नाम से, कभी हिंदू मुसलमान के नाम से, कभी विकास के नाम से, कभी गरीबी के नाम से। ये बेसिकली अब उस आर्ट का विस्तार हुआ है। अब जितने चैनल हैं उसकी स्टूडियो में सुबह से पूरा मेकअप वेकअप करके ये हिप्नोटाइज करते हैं। आप हिप्नोटाइज करके क्या करते हैं? कुछ नहीं, इनके हिप्नोटाइज करने का एक मकसद है, दोनों की सत्ता बनी रहे, उन दोनों को ही छींटा न पड़े, आंच ना आए। आप कुछ भी हो जाए, आप अपना घर आपको जल रहा है, उसकी तपिश भी आप ना महसूस कर पाए, आपका अपना आशियाना जल रहा हो, उसकी तपिश आप ना महसूस कर पाए, आप झुलस जाए, भस्म हो जाए, स्वाहा हो जाए, लेकिन वो तपिश न महसूस कर पाए, उसमें भी आप नेहरू और मुगलों को जिम्मेदार पाए, मोदी और शाह को क्लीन चिट देके जाए। यही है इस हिप्नोटिज्म का असली मकसद, और कोई नहीं। फिर हम आएंगे अगले शो में, अभी इजाजत दीजिए। और मिड डे मुद्दा तो कल फिर इसी वक्त पे आएगा, हाउ रहेंगे साथ में, कार्यक्रम हमारा यही रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।